प्रोलिफिक क्लासेस, आई एम हिमांशी दास और आज हम पढ़ रहे हैं द टॉपिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12th। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ हमें ये बताता था कि अगर दो पॉइंट चार्जेस आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच का फोर्स कितना होगा, या वेक्टर फॉर्म की बात करूँ तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स कितना लगा रहा होगा। आज हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर ये पढ़ने वाले हैं कि अगर दो की जगह वहां पर एक ग्रुप ऑफ चार्जेस हो, n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हो, तो वो आपस में एक दूसरे पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मेन बेसिक प्रिंसिपल इस चीज पर डिपेंड करता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच का फोर्स किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस के अंदर इफेक्ट नहीं होगा। Right, that force between two charges is not affected by the presence of other charges। अब ये चीज मुझे क्या बताता है कि even if there are a group of point charges, अगर n number of point charges और मुझे उनके individually forces पढ़ने हैं तो भी हम लोग इंडिविजुअली दो पेयर्स के अंदर हर चार्ज का इंटरैक्शन देखते हैं और फिर उन सारे चार्जेस को, उन सारे फोर्सेस को कंबाइन करते हैं और स्टडी करते हैं। Principle of superposition states that when a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of forces exerted on it due to all other charges। तो अगर मैं लेट कर रही हूँ कि मेरे पास O ओरिजिन है और वहाँ पर तीन पॉइंट चार्जेस प्रेजेंट है Q1, Q2, Q3, जिनके इन रिस्पेक्टिवली पोजीशन वेक्टर्स आर R1, R2, R3। तो अगर मुझे Q1 के ऊपर फोर्स स्टडी करना है तो मैं क्या करूंगी कि मैं फोर्स देखूंगी Q2 कितना Q1 पे लगा रहा है और Q3 कितना Q1 पे लगा रहा है और उनको कंबाइन कर दूंगी, दैट इज वेक्टर सम कर दूंगी, तो मुझे हमारा आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कहती हूँ मेरे पास n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस है जिनके चार्जेस है Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन टिल Qn और उनके पोजीशन वेक्टर्स है R1, R2, R3 एंड सो ऑन टिल Rn, तो हमारा फोर्स ऑन वन क्या कहेगा बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द चार्ज प्रेजेंस ड्यू टू द अदर पॉइंट चार्जेस, राइट। तो फर्स्ट पे फोर्स हमारा कितना लग रहा है, वो लग रहा है फोर्स ड्यू टू सेकेंड पॉइंट चार्ज प्लस फोर्स ड्यू टू थर्ड पॉइंट चार्ज प्लस फोर्स ड्यू टू फोर्थ पॉइंट चार्ज एंड सो ऑन टिल फोर्स ड्यू टू एन पॉइंट्स चार्ज, राइट। तो ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है कि अगर मुझे एक चार्ज के ऊपर, उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस इंटरैक्ट कर रहे हैं उनकी वैल्यू निकालनी है तो मैं हर चार्ज की वजह से, हर दूसरे चार्ज की वजह से इंडिविजुअली उनके ऊपर उनका वैल्यू निकालूंगी फोर्स का और उनका वेक्टर सम कर दूंगी। अब ये वैल्यू मुझे कहाँ से मिलती है इनकी एग्जैक्टली वो मुझे मिलती है कूलम्स लॉ से, जो हम अभी करने वाले हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फॉर्मूला डराइव कर लेते हैं। मुझे पता है अगर मुझे फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पॉइंट चार्ज निकालना है तो आई नीड टू फाइंड द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन फर्स्ट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, राइट। तो वो बन जाएगा F of 1 2 प्लस F of 1 3 प्लस F of 1 4 एंड सो ऑन टिल F of 1 n। एम आई राइट। अब मुझे इनकी इंडिविजुअली वैल्यूज निकालनी है तो वो हम निकालेंगे यूजिंग कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ से F12 क्या बन जाता था वेक्टर फॉर्म के अंदर, दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का वेक्टर 1 2 इंटू R का यूनिट वेक्टर 1 2, यही होता था। अब मुझे पता है इसकी इंडिविजुअली वैल्यू क्या होगी R1 माइनस R2, क्योंकि एक डिस्टेंस ही काउंट कर रहा है ये। सिमिलरली यूनिट वेक्टर क्या होता था हमारा वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, राइट। तो देखते हैं उसकी वैल्यूज पुट करते हैं, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 क्या बन जाएगा R of 1 माइनस ऑफ R of 2, और क्योंकि उसका स्क्वायर है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एंड सिमिलरली यूनिट वेक्टर क्या होता था हमारा वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, ये यही बनेगा। एम आई राइट। आई होप किसी को इसके अंदर डाउट ना हो। अब इसको हम और सॉल्व करें तो ये बन रहा है हमारा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 वेक्टर माइनस ऑफ R2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 का क्यूब, यही बनेगा इसकी वैल्यू। तो मुझे मिल गई है F12 की वैल्यू। हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें F1 क्या मिल रहा था, दैट विल बी F12 की वैल्यू इज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
r1 वेक्टर माइनस ऑफ r2 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड का क्यूब, ये मिल रहा था। सिमिलरली f13 क्या होगा, वो बन जाएगा q1 अपॉन q1 इंटू q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 माइनस r3 अपॉन r1 माइनस r3 के मैग्नीट्यूड का क्यूब एंड सो ऑन। मुझे ऐसे ही एक वैल्यू मिल जाएगी n की, दैट इज q1 इंटू qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 वेक्टर माइनस rn वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस rn वेक्टर का क्यूब। ये चीज़ हमें मिल गई है, राइट। अब इसके अंदर से अगर मैं कॉमन निकालूँ तो हमारे पास q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो प्रॉपरली कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म के अंदर लिखूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 2 to n, राइट। I इज इक्वल टू 2 to n। कैसे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो वो फोर्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट चार्ज ऑन फोर्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट चार्ज हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, राइट। हमें देखनी होती है इंडिविजुअल वैल्यूज। तो 2 से लेकर n तक देखना है, वो वैल्यूज क्या बन जाएगी, दैट इज qi जो कि हमारा q2 q3 या q4 एंड सो ऑन होगा, इनटू r1 का वेक्टर माइनस ऑफ rn का वेक्टर अपॉन r1 का वेक्टर माइनस ऑफ rn के वेक्टर का क्यूब। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन द फॉर्म ऑफ कूलम्स चार्ज। तो फर्स्ट बेसिक सा एग्जांपल करके देखते। इट सेज 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट्स x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड सो ऑन टिल 100 सेंटीमीटर। The first particle has a charge of 1 into 10 की power minus 8 coulomb, the second 8 into 10 की power minus 8 coulomb, third 27 into 10 की power minus 8 coulomb and so on. The 10th particle has a charge of 1000 into 10 की power minus 8 coulomb. Find the magnitude of electric force acting on one coulomb charge placed at the origin. तो मुझे कह रहा है कि टोटल है हमारे पास 10 पॉइंट चार्जेस, उसका मुझे फोर्स निकालना है एक्टिंग ऑन क्यू नॉट, जो की वैल्यू है उसकी 1 कूलम। तो यहाँ पर आगे मेरे पास क्यू नॉट है जिसकी वैल्यू इज 1 कूलम। Q1 मुझे गिवन है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8, सेकेंड इज दिस, थर्ड इज दिस एंड सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट है तो 1 का क्यूब, 2 है तो 2 का क्यूब, थर्ड वैल्यू है तो 3 का क्यूब, 10th वैल्यू है तो 10 का क्यूब, राइट। तो देखते हैं हम एग्जैक्टली हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एफ नॉट क्या कहता था कि वो होगा वेक्टर सम ऑफ 0 ऑन 1 प्लस एफ नॉट 2 प्लस एफ नॉट 3 एंड सो ऑन टिल एफ नॉट 10। एम आई राइट। अब अगर आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फॉर्मूला याद है तो आपको याद होगा कि हम कैसे करते थे। जो फोर्स निकालना है उसका चार्ज आ जाएगा बाहर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ, इनटू अब अंदर बचेंगे वो चार्जेस जो उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं उनका सम, दैट इज Q1 अपॉन में उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। डायरेक्शंस नहीं गिवन है इसलिए हम डायरेक्टली अब स्केलर के अंदर वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर, ऐसे Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल Q10 अपॉन R010 का स्क्वायर, राइट। अब वैल्यूज पुट करते हैं। Q नॉट की वैल्यू मुझे गिवन थी 1 कूलम, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 मुझे गिवन था 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8, R01 दैट इज 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। सिमिलरली Q2 था हमारा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 0.20 का स्क्वायर। ऐसे ही थर्ड वैल्यू थी हमारी 27 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 0.30 का स्क्वायर, सो ऑन टिल हमारा था 1000 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 1 का स्क्वायर। एम आर राइट। अब इसकी हम वैल्यू सॉल्व करते हैं। यहाँ से बचेगा 9 इंटू 10 की पावर 9, ये वैल्यू सॉल्व होके 10 की पावर माइनस 6 बाहर आ जाएगा। यहाँ से बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन टिल 10, और इसकी वैल्यू आप जैसे ही सॉल्व करते हो आंसर आएगा 4.95 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2 and Q3 each equal to small q at the vertices of an equilateral triangle
of side L, what is the force of charge capital Q with same sign as small q placed at the centroid of the triangle. तो फिगर कुछ ऐसी बनेगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L, उनकी वर्टाइसिस के ऊपर तीनों हमारे पॉइंट चार्जेस और सेंट्रॉइड के ऊपर हमारा कैपिटल K प्रेजेंट है, राइट. अब अगर मुझे उनके बीच का फोर्स निकालना है, जो सारा फोर्स एक्ट कर रहा है कैपिटल Q के ऊपर, तो मुझे पता है हर चार्ज से उसके बीच का डिस्टेंस भी मुझे पता होना चाहिए. तो हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ वन ऑफ कैपिटल Q कितना होगा, दैट वुड बी AO. ऐसे ही हमारा R पोजीशन वेक्टर ऑफ 2Q कितना हो जाएगा, BO. ऐसे ही हमारा R पोजीशन वेक्टर ऑफ 3Q कितना हो जाएगा, CO, राइट. अब मुझे पता है कि हमारा कैपिटल Q जो है वो सेंट्रॉइड पे कैप्ट है और इक्विलेटरल के सेंट्रॉइड से लेकर उनके तीनों वर्टाइसिस के डिस्टेंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो मुझे पता चल गया कि मेरा AO, BO और CO जो है वो इक्वल है, जिसको मैं नाम दे रही हूँ R का, राइट. अब देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अगर मुझे फोर्स निकालना है कैपिटल Q पे, तो वो वेक्टर सम होगा F1, F2 और F3 का. इंडिविजुअली अगर हम वैल्यूज़ निकालें या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का जो हमने फॉर्मूला लगाया था, तो जो चार्ज हमारा जिसका फोर्स निकालना है वो बाहर होता है अपॉन में 4πε0 के साथ. अंदर बचते हैं जो चार्ज उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ Q1 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज़ R1Q का स्क्वायर और हमारा R1Q का यूनिट वेक्टर. सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा Q2 अपॉन R2Q का स्क्वायर इंटू R2Q का यूनिट वेक्टर. ऐसे ही हमारे पास बचेगा Q3 अपॉन R3Q का स्क्वायर इंटू R3Q का यूनिट वेक्टर. एम आई राइट. अब मुझे पता है कि इसकी वैल्यूज़ क्या है, हमने ले रखी है R, और Q1, Q2, Q3 जो था मेरा वो इक्वल है. तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q गिवन है, तो वो हम Q भी कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ पर हमारा Q के साथ अब स्मॉल q भी आ गया अपॉन 4πε0. यहाँ पर वैल्यू बचती है Q1 तो बाहर आ चुका है, यहाँ से बचेगा हमारे पास 1 अपॉन R स्क्वायर. R1Q की वैल्यू क्या थी, AO का यूनिट वेक्टर, राइट. ऐसे ही हमारे पास बचेगा Q2 बाहर आ चुका है अपॉन R स्क्वायर का BO का यूनिट वेक्टर, और ऐसे ही हमारा CO का यूनिट वेक्टर अपॉन R स्क्वायर, राइट. अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे पास बच रहा है कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4πε0 इंटू 1 अपॉन R स्क्वायर, और अंदर से बच रहा है AO का यूनिट वेक्टर, BO का यूनिट वेक्टर और CO का यूनिट वेक्टर. अब आपको थोड़ा सा भी अगर 11th क्लास का थोड़ा सॉलिड्स का फंडा याद हो, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंट्रॉइड में जो ये एंगल होता है वो होता है 120 एंगल, 120 डिग्री. दैट मीन्स ये बनाते हैं एक साइक्लिक वेक्टर. साइक्लिक वेक्टर्स का हमेशा यूनिट वेक्टर्स का सम क्या होता है, 0 होता है. तो हमें पता है कि AO प्लस BO का यूनिट वेक्टर प्लस CO का यूनिट वेक्टर इज 0. देयरफॉर जो मेरा फोर्स था ऑन कैपिटल Q वो आ जाएगा 0 न्यूटन्स. फाइन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट सेज 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच 16 माइक्रोकूलम्स आर प्लेस्ड ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 0.2 मीटर्स. कैलकुलेट द फोर्स और एनी वन ऑफ द चार्जेस. तो मैं लेट कर रही हूँ कि हमारा स्क्वायर है ABCD ऑफ साइड 0.2 मीटर्स, और मैं फाइंड करूँगी पॉइंट Q4 के ऊपर, पॉइंट चार्ज Q4 के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है. तो डायरेक्शन देख लेते हैं. अगर Q1 की बात करूँ तो क्योंकि सारे चार्जेस जो थे वो पॉजिटिव थे, दैट मीन्स दे ऑल विल रिपेल ईच अदर ड्यू टू लाइक चार्जेस प्रॉपर्टी. तो Q1 जो होगा Q4 को अपने से और दूर धक्का देगा, मतलब उसका फोर्स एक्ट कर रहा है अलॉन्ग AD. सिमिलरली Q3 भी Q4 को अपनी तरफ से दूसरी तरफ धक्का देगा, जो कि एक्ट कर रहा है उसका फोर्स अलॉन्ग CD. एंड सिमिलरली Q2 भी जो है वो धक्का देगा और उसका फोर्स एक्ट करेगा अलॉन्ग BD. दूसरी चीज मुझे पता है कि स्क्वायर है तो AB विल बी इक्वल टू BC विल बी इक्वल टू CD विल बी इक्वल टू AD, जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है 0.2 मीटर. मतलब मुझे R पता चल गया, दैट इज 0.2 मीटर. दूसरी चीज मुझे पता है Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4, जो कि मुझे गिवन है 16 माइक्रो कूलम्स, दैट इज 16 इंटू 10 की पावर -6 ऑफ कूलम हो जाएगा. तो यहाँ से अब वैल्यूज देखते हैं. हम सबसे पहले कूलम्स लॉ का F ऑन 4 ड्यू टू 1 निकालते हैं. वो हो जाएगा Q1 Q4 अपॉन 4πε0 इंटू 1 अपॉन R का स्क्वायर
इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये बन जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 है हमारा 16 इंटू 10⁻⁻6। Q2 भी हमारा यही है Q4, तो उसका हमने स्क्वायर कर दिया अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज 0.2 का स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बनेगी हमारी 57.6 न्यूटन्स। अलोंग किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, 4 ड्यू टू 1, तो वो एक्ट कर रहा है अलोंग AD। एम आई राइट। सेकेंडली हम देखते हैं सेकेंड चार्ज की वजह से, दैट इज 4 2, तो वो बन जाएगा हमारा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 16 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर अब इसका डिस्टेंस कितना है हमारा डायगोनल, दैट इज √2 इंटू 0.2 का स्क्वायर, राइट। इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो बन जाएगी हमारी 28.8 न्यूटन्स। फाइन। ऐसे ही सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे, हाँ डायरेक्शन मत भूलना प्लीज, 28.8 हमारा 4 2 किस डायरेक्शन में कर रहा है, अलोंग BD। एम आई राइट। अब देखते हैं हमारा फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3, तो वो भी हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 16 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर अपॉन हमारा 0.2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी बन रही है हमारी 57.6 न्यूटन पर अलोंग 4 कहाँ एक्ट कर रहा है, अलोंग CD। एम आई राइट। तो हमारे पास तीनों आ चुकी है। अब क्योंकि मुझे इन तीनों का फोर्स मिल चुका है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से मुझे इन तीनों का वेक्टर सम निकालना है। वेक्टर सम के लिए हम क्या करते थे, हम निकालते थे अपना रिजल्टेंट। तो पहले हम रिजल्टेंट निकाल देते हैं, रिजल्टेंट देखते हैं किसके अंदर इजी होगा, जो कि दो फोर्सेस जो कि परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं, तो वो है हमारा F4(1) और F4(3). तो F4(1) और F4(3) का रिजल्टेंट मैं ले रही हूँ F', तो वो क्या वैल्यू होगी, F4(1) का स्क्वायर प्लस F4(3) का स्क्वायर का रूट। इसकी वैल्यू आप जैसे ही पुट करोगे तो ये बन रही है 81.5 न्यूटन अलोंग BD अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब मेरे पास दो फोर्सेस बचे हुए हैं जिनका मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तो F4 कितना हो रहा है, दैट इज F ऑफ 4 2 प्लस F ऑफ डैश, तो उसकी वैल्यूज बन रही है हमारी 57.6 प्लस 57.6, तो ये बन रही है अप्रोक्सीमेटली 110.3 न्यूटन्स, और हमारे पास उसका फोर्स आ गया है। दैट इज अलोंग, अगेन BD ही लग रहा होगा क्योंकि हमारे एंगल्स जो है वो 0 थे इनके बीच के। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, उस पर कमेंट ज़रूर करना, जितना हो सके अपने दोस्तों के अंदर इसको शेयर करो, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, क्योंकि आगे ऐसी बहुत सी वीडियो बहुत जल्दी जल्दी अपलोड होने वाली है। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।